करने जा रहे हैं। वो खबर जो विज्ञान, ज्योतिष और एलियंस यानी कि दूसरी दुनिया के लोग जिन्हें हम कहते हैं उनसे जुड़ी हुई है। 28 फरवरी को आपको आसमान एक अद्वितीय खगोलीय घटना का गवाह बनता हुआ दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के लिए खगोलीय घटना बड़े शोध का विषय है। उधर ज्योतिषियों के लिए भी यह घटना कौतूहल का कारण बनने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 28 फरवरी को इस खगोलीय घटना के दौरान एलियंस के बारे में जानकारी भी मिल सकती है। ये घटना किस तरफ इशारा कर रही है, विज्ञान इस पर क्या कहता है, ज्योतिष इस पर क्या कहता है, क्योंकि ज्योतिष और विज्ञान में कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर, घटनाओं को लेकर एक कॉन्ट्रडिक्शन रहता है। तो क्या इस घटना को लेकर भी वो कॉन्ट्रडिक्शन बरकरार है? क्या एलियंस से वाकई में इस अद्भुत खगोलीय घटना का कुछ लेना देना है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद रहेगा, लेकिन पहले होने क्या वाला है 28 फरवरी को वो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये रिपोर्ट देखिए। 7 ग्रहों का खेल, अंतरिक्ष में अद्भुत मेल, आसमान बोलेगा, एलियन के राज खोलेगा। आसमान में दुर्लभ संयोग, देखकर चौंक जाएंगे लोग। फरवरी में कुछ नहीं, बहुत कुछ खास होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती के इतर क्या कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जहां हमारे जैसे ही कुछ लोग रहते होंगे? सीधी भाषा में उन्हें एलियन कहा जाता है। अगर आपका ऐसी घटनाओं पर विश्वास है, एलियन पर विश्वास है, ग्रहों नक्षत्रों की चाल पर विश्वास है, विज्ञान और ज्योतिष पर विश्वास है, तो लीजिए आज एक ऐसी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो अद्भुत खगोलीय घटनाओं और एलियंस की मौजूदगी का राज खोलेगी। 28 फरवरी 2025 को बहुत कुछ खास होने वाला है। आप नंगी आंखों से भी इस नज़ारे का दीदार कर सकेंगे। दरअसल हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 फरवरी को आसमान में एक अनोखी खगोलीय घटना देखने को मिलेगी, जब 7 ग्रह एक साथ एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे। इस अद्भुत नज़ारे में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ नजर आएंगे। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार यह घटना केवल एक रात के लिए होगी और सबसे जरूरी बात, यह दुर्लभ संयोग वैज्ञानिकों की रिसर्च के लिए भी बेहद खास होगा। इससे हमें सोलर सिस्टम, अंतरिक्ष, एलियन और अन्य ग्रहों के बारे में बड़ी जानकारियां भी मिल सकती हैं। जब 7 ग्रह एक साथ सीधी लाइन में आएंगे तो सोलर सिस्टम के कई राज खुलेंगे। इस घटना को ग्रहों का अलाइनमेंट यानी प्लेनेटरी अलाइनमेंट भी कहते हैं। सूरज के चारों तरफ घूम रहे ग्रहों की गति कभी कभी उन्हें सूर्य की तरफ एक सीध में ले आती है। इसे प्लेनेटरी अलाइनमेंट कहा जाता है। 28 फरवरी को आप खुली आंखों से इस नज़ारे को देख सकेंगे। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को खुली आंखों से देखा जा सकेगा। यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत होगी। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि यह नज़ारा एस्ट्रोनॉमी से प्यार करने वालों के लिए बेहद खास होगा। यह सोलर सिस्टम को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद करेगा। जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रैंक स्टेफनी की रिसर्च कहती है, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति का अलाइनमेंट सूर्य के 11 साल के सोलर साइकिल को प्रभावित कर सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अलाइनमेंट एलियंस के जीवन की खोज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि किसी दूसरे ग्रह में रहने वाले एलियंस भी इसी तरह से पृथ्वी को भी देख सकेंगे। यानी पृथ्वी के वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों में रहने वाले एलियंस के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे, तो दूसरे ग्रहों में रहने वाली सभ्यताओं को भी पृथ्वी के बारे में कुछ और जानकारियां मिल सकती हैं। उधर तमाम ज्योतिषाचार्य भी इस अद्भुत और खगोलीय घटना को विचित्र मान रहे हैं। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि इस खगोलीय घटना से इंसानों के ग्रह नक्षत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है, तो कुछ ज्योतिषी इस घटना को शुभ बता रहे हैं। ऐसे में विज्ञान और ज्योतिष के लिए यह घटना शोध का विषय है। क्या होगा और क्या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना जरूर है कि 28 फरवरी 2025 को कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ खास होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो क्या हम इसे सिर्फ एक अद्भुत खगोलीय घटना माने या फिर इसका ज्योतिष से भी कोई कनेक्शन है? क्योंकि ग्रहों के बारे में कहा जाता है कि जो ग्रह होते हैं वो इंसानों के जीवन में अलग अलग तरीके से कुछ प्रभाव डालते हैं। तो क्या ये जो अद्भुत घटना होगी 28 फरवरी को, जब सूरज की तरफ 7 ग्रह एक लाइन से खड़े होंगे, तो क्या ये 7 ग्रह अलग अलग लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेंगे? प्रभाव अच्छा होगा, बुरा होगा, इसको भी हम जानेंगे। लेकिन पहले मैं ये जानता हूं कि इस पर साइंटिस्ट क्या है, यानी कि इस घटना का साइंटिफिक पहलू क्या है, वो पहले जानना जरूरी है। फिर मैं इसका ज्योतिषीय पहलू पे बातचीत करूंगा। डॉक्टर बी आर त्यागी इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर बी आर त्यागी सीनियर साइंटिस्ट हैं, विज्ञान प्रसार के साइंटिस्ट हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर त्यागी, इस घटना के बारे में कहा जा रहा है कि जो 28 फरवरी को होगी उसके बाद न जाने कब, सालों के बाद शायद इस तरीके की तस्वीर या इस तरह की घटना देखने को मिलेगी। ये रेगुलर होने वाली इस तरह की घटनाएं हैं, ये नॉर्मल है बहुत, या फिर क्या कहती है इस तरह की खगोलीय घटना? देखिए, मैं तो इसे नॉर्मली कहूंगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री जानते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हर ग्रह जो है सूरज का चक्कर लगा रहा है और उसकी एक निश्चित परिधि है जो कि गोलाकार नहीं है, अंडाकार नहीं है, एलिप्टिकल है। और हर एक का समय, जैसे पृथ्वी जो है 365 दिन में पूरा चक्कर करती है, ऐसे ही जुपिटर का है 14 साल का है, हमारा जो 1 साल है वो 14 साल में पूरा करता है। तो ये एक कभी इत्तेफाक ऐसा बनता है कि ये सारे एक ही तरफ आ जाते हैं सूरज के। जैसे कि आप रिपोर्ट में कह रहे थे, वो एक सीधी लाइन में नहीं आएंगे, एक तरफ आएंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरफ आ जाएंगे, और ये आप गणना जो है, आजकल इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसमें आप पोजीशन डालिए कि ये सिचुएशन नेक्स्ट टाइम कब होगी जब ये एक तरफ आ जाएंगे। तो 2040 में जो है घटना होगी। और अभी 6 ग्रह एक ही लाइन में आए थे। अभी बुध भी जो है, उस टाइम पे बुध नहीं दिखा था, बुध भी इसमें आ गया है। तो ये एज ए मतलब साइंटिस्ट होने के नाते मेरे लिए ये तो एक रेगुलर फिनोमेना है। हाँ, ये जरूर है कि कई वर्षों बाद होता है, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी बड़ी छोटी है। अब 20-25 साल बाद होगा तो हम भूल जाते हैं, तो हमें रेयर लगने लगता है। इसमें कोई रेयर नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। ये जो ग्रह है, घूमते घूमते एक ऐसा इत्तेफाक होता है कि सब एक ही तरफ आ गए, क्योंकि सबकी गति अलग अलग है, सबकी दूरी अलग अलग है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप भीड़ में चलते हुए अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, एक जगह पे आप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ये तो क्रॉस भी नहीं कर रहे, मतलब हम अगर पृथ्वी से देखेंगे तो इनका डिस्टेंस भी अलग अलग है। इतना जरूर है कि ये सूरज की एक तरफ आ गए, बस इसमें यही एक इंसिडेंट कहें या कोई इंसिडेंट है जो जिसको हम रेयर कह रहे हैं। और ये फिर होगा। अभी आप ही देखा, हमने जनवरी में भी था 6 थे, अभी 7 हो गए। और इस तरीके का जो रिपीटेड है, आप बहुत सिंपल कैलकुलेशन, कितने सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कब होगा। क्योंकि हर ग्रह की जो गति है सूरज की, उसकी जो परिधि है, उसकी जो गति है, उसकी जानकारी, परफेक्ट जानकारी हमारे पास है। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये घटना फिर कब होने वाली है, या कौन सा ग्रह है किस समय में किस पोजीशन पे होगा, सूरज के ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, और बाकी ग्रह से उसकी दूरी क्या होगी। तो ये कोई ऐसा रेयर फिनोमेना नहीं है, और इसका कोई सिग्निफिकेंस यही है, जो स्टार्स को देखते हैं, जिनको स्टार गेजिंग का शौक है, वो एक नंगी आंखों से 5 ग्रह तो देख ही पाएंगे, जिसमें मैं कहूँ कि नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए उनको शायद एक बायनोकुलर की या टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और खासकर इसमें शनि का भी है कि वो भी, क्योंकि होराइजन के पास होगा, तो वो उसको भी देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन आप किस जगह पर हैं, कहाँ से देख रहे हैं, एयर लाइट पोल्यूशन कितना है, तो अगर आप लकी हैं तो आप सैटर्न को भी देख पाएंगे। वरना ये जो चार जो ग्रह है, मरकरी हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया और वेनस हो गया, इसको तो आप बहुत क्लियरली देख। ठीक है सर, मैं एक सवाल मैं आपसे थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि इस घटना को लेकर कई तरह की रिसर्च भी है। एक पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी है जो इस घटना को लेकर ये कह रही है कि इसको एलियंस से जोड़ा जा रहा है, कि ये वो वक्त होगा जब
क्योंकि एलियंस को लेकर बड़ा एक क्यूरोसिटी रहती है दिमाग में, तो ये कहा जा रहा है कि ये वो वक्त होगा जब ये सातों ग्रह एक दिशा में आ जाएंगे, एक तरफ आ जाएंगे, तो ऊपर वाले जो हैं जिनको हम एलियंस कहते हैं वो पृथ्वी की तरफ देख सकेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम इन ग्रहों की तरफ देख रहे होंगे। तो ऐसा कुछ है क्या? देखिए, पहला तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि एलियंस होते हैं। ठीक है ना। और ये जरूर है कि क्योंकि पृथ्वी उस ग्रह का हिस्सा है, हम भी उसमें शामिल हैं, और हमें जो दिखाई देगा वो अलग तरीके से दिखाई देगा। अब कोई इस सौर मंडल से ऊपर है, क्योंकि अभी तक हमारी गैलेक्सी में हमें कोई ऐसा सिग्नल मिला नहीं है जो एलियन की प्रेजेंस को दर्शाता हो। और हमारी गैलेक्सी के बाहर से जो सिग्नल्स अभी मिले हैं उसको कभी कभी डिकोड करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें भी अभी फुल प्रूफ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि एलियन जैसा कोई एग्जिस्ट करता है। बट ये एक प्रेजम्पशन जरूर है, अगर पृथ्वी पे जीवन है, पृथ्वी जैसे ग्रह हमारी गैलेक्सी में भी ऐसे बॉडीज, ग्रह नहीं कहूंगा, ऐसे बॉडीज, प्लैनेटरी बॉडीज यहाँ पर भी हैं, और गैलेक्सी में भी हो सकते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रूफ हमें नहीं मिला है। लेकिन ये तो बड़ी साधारण सी बात है ना कि अगर आप ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे तो आपको सारे ग्रह एक तरफ दिखाई देंगे, इसमें एलियन की बात कहाँ से आ गई? आप भी जाके आप चले जाइए सोलर सिस्टम से ऊपर चले जाइए, अभी ये पॉसिबिलिटी भी है, तो आप भी उसको देख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जब सोलर इक्लिप्स होता है, जब चंद्रमा सूरज को ढकता है, तो हम एक हाइट पे जाके उसको कैप्चर, उसकी फोटोग्राफी करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा हो सकता है। बट अब यहाँ एलियन की प्रेजेंस आप कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं जब तक कि उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक हमारे पास नहीं है। कोई भी डाटा, कोई भी सिग्नल या जो भी रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन हमारे पास होता है, अभी तक वो ये स्टैब्लिश नहीं कर पाया कि एलियन होते हैं और ये जो सिग्नल है कोई और सभ्यता से आ रहे हैं। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी जरूर इसकी हमें रखनी चाहिए कि हो सकता है जिस तरीके से पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई और गैलेक्सीज में या हमारे मिल्की वे में ऐसी और जगह हो सकती है जहाँ पे एक अलग तरह की सभ्यता, जरूरी नहीं है कि वो कार्बन बेस्ड लाइफ हो। वो जैसे हमारे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सिलिका की भी 4 हो सकती है, तो हो सकता है वो सिलिका बेस्ड लाइफ हो, या और ऐसा कोई केमिकल बेस्ड लाइफ हो जो हमने अभी तक यहाँ पे ढूंढा नहीं है। वो हो सकता है वो वहां पे हो जिसकी वैलेंसी 4 से भी ज्यादा हो, लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स जो है वो बन जाए और एक नया जो है वो लाइफ जो हो उसका स्ट्रक्चर निकल कर आए। बट ये सारी पॉसिबिलिटीज है, एक हाइपोथेटिकल लेवल पे हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ एलियंस का हमें नहीं मिला है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इस घटना के दूसरे पक्ष की तरफ चलता हूं। किसी भी चीज़ के 2 पक्ष होते हैं। अभी मैंने साइंटिफिक पक्ष माना, इसको जाना, तो साइंटिफिक पक्ष ये कहता है कि ये एक बहुत नॉर्मल फिनोमिनन है साइंस के लिए, लेकिन ज्योतिष इसको किस तरीके से देखता है ये मैं जानूंगा। मेरे साथ शिवामित खन्ना जी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि वैदिक ज्योतिष हैं। शिवामित जी, आप किस तरीके से इस घटना को देख रहे हैं? साइंस के लिए ये एक बहुत नॉर्मल फिनोमिना है, इसमें कोई अलग बात इसमें नहीं है, लेकिन ज्योतिष में कहते हैं कि ग्रहों का बड़ा प्रभाव होता है, ग्रहों की चाल बदलने से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आप इस घटना को, इस अद्भुत खगोलीय घटना को कैसे देख रहे हैं ज्योतिष? देखिए, घटना दिलचस्प बहुत है अगर हम लोग इसको एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखें कि हमें 7 ग्रह एक साथ दिख रहे हैं, एक लाइन में दिख रहे हैं। लेकिन जहाँ ज्योतिष की बात होती है तो ये भी साइंस से जुड़ती है, तो यहाँ कोई बहुत क्लोज कंजंक्शन नहीं हो रहा। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा कि सारे एक साथ आ गए हैं और उसका कोई अलग प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ जब हम 7 ग्रहों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूरेनस और नेपच्यून को भी ले रहे हैं। वैदिक ज्योतिष पे हम उसको नहीं गिनते, है ना। तो इसका और अच्छे से अगर हम समझते हैं साइंटिफिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टिकोण से, तो ऑर्बिट बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। उस ऑर्बिट पे ऐसी प्लेसमेंट है कि जब हम धरती से देखेंगे तो हमें वो एक लाइन में दिखेंगे, लेकिन जब हम उसको एक फ्लैट प्लेसमेंट में देखते हैं, जैसे हम टेबल पे किसी चीज को बिखेर के देखते हैं, तो एग्जैक्टली एक ही डायमेंशन पे नहीं है कि जिसको आप बोले एक तीर चलेगा और सातों पे निशाना लग जाए, है ना।
और अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो हाँ, हम हर 3 महीने के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि सूर्य, वीनस और मरकरी बहुत क्लोज प्लैनेट है, ये ऐसा होता है कि ये कंजंक्ट करते हैं, एक राशि में आ जाते हैं जिनका प्रभाव होता है। मंगल इसके बाद है, वो भी आ जाता है। इस बार ऐसा जरूर हो रहा है कि चंद्रमा, सूर्य, सैटर्न और मरकरी कंजंक्ट कर रहा है, और एक्वेरियस साइन में कर रहा है, जो कि शनि जिसको गवर्न करता है, और शनि भी वहां उपस्थित है। तो कहीं ना कहीं ये घटना कुछ न, और 10वें भाव में कर रहा है। अगर हम उस दिन कहीं चार्ट बनाते हैं तो 23 का, तो वो 10वें भाव में ही कंजंक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्य को लेके बहुत अच्छी एनर्जी उत्पन्न कर रहा है। वर्क फोर्स के लिए बहुत अच्छा है। मेंटल, अगर हम लोगों के मेंटलिज्म की बात करें, उनके इमोशंस की बात करें, इस दिन डिप्रेशन बहुत हो सकता है लोगों को। ओवरऑल अगर हम और बाकी प्लैनेट को भी केंद्रित करके देखते हैं तो जुपिटर के बाद वीनस, ये भी बहुत ज्यादा डिग्रीज पे गैप नहीं है इनका। मंगल रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहा है, यानी वक्री चाल में है। तो इम्पैक्ट ओवरऑल अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई बहुत खास इम्पैक्ट इस दिन आ नहीं है। मतलब कोई ऐसा चमत्कारी, जैसे बोलते हैं ना कि 100 साल में ऐसा फिनोमिना बन गया हो या 500 साल में बन गया। इनफैक्ट इस किस्म के कंजंक्शंस और इस किस्म की प्लेसमेंट हमने हमेशा 12-15 साल में रिकॉर्ड की, और इससे भी घनिष्ठ कंजंक्शंस होते हैं जहाँ 5-5 राशियां, 5-5 ग्रह एक ही राशि में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि सोशल मीडिया का वर्ल्ड है, लोगों को एक चीज मिल जाती है कि बहुत अच्छा है देखने के लिए, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी यही मानना है कि एक अच्छी चीज रहेगी कि लोगों को थोड़ा उत्साह होगा, प्लैनेट से एटलीस्ट रिलेट कर पाएंगे, वेदर इट इज साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजिकली। अदरवाइज इसका कोई बहुत मेजर सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि इनका पाथ, इनके ऑर्बिट्स बहुत डिफरेंट है। और हम यहाँ से देख रहे हैं, ये एक एंगल बन रहा है, जैसे आप समझिए कि पतंगे उड़ रही हैं आसमान में, और आप एक पर्टिकुलर एक किसी छत पे खड़े होकर देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो एक ही एंगल पे है। लेकिन जब आप उसको फ्लैट सरफेस पे देखेंगे, वो कहीं कहीं से भी एक एंगल पे नहीं है। वो नासा के साइड पे आप जब जाएंगे तो बहुत क्लियर पिक्चर्स आपको दिखेंगे, उस दिन भी दिखेंगे। आप आज की पिक्चर्स को भी जब आप डिकोड करते हैं, वहां पे बहुत डिफरेंस है। तो इसका कोई बहुत मेजर प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से व्यक्तिगत तौर पर किसी को नहीं पड़ने वाला है ना। यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि अभी वीनस अपने एग्जॉल्टेड साइन में है और उसके एक दिन पहले ही शिवरात्रि है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लिसफुल पीरियड है, ये जरूर मानूंगा मैं। और क्योंकि ये पूरा संयोग जो बन रहा है, ये 11वें राशि में बन रहा है ना, जिसको हम कुंभ बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुंभ हमारे नैसर्गिक तौर पर जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो वहां पे हमारे धन भाव का स्वामी, तो ये कार्य और धन के प्रति बड़े अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकता है। तो ऐसी सिचुएशन तो कोई घबराने की बात नहीं है, और कोई ऐसी काल्पनिक चीजों को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। इसको बहुत नेचुरल प्रोसेस लेके देखिए और एंजॉय कीजिए, मेरा तो यही कहना है। ठीक है डॉक्टर बी के त्यागी, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इनसे कुछ ना कुछ लर्निंग्स तो होती होंगी। किस तरह की लर्निंग्स होती हैं इस तरह की घटनाओं से? नहीं, देखिए, ये जो एस्ट्रोनॉमर हैं, क्योंकि ये बहुत प्रिडिक्टेबल लाइन पे हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको हमने पहले ही बता दिया। तो जो ये इनका जो मूवमेंट है, इनकी जो स्पीड है, इनका जो वो हमारा पंचांग भी जो बताता है ना। देखिए, यहाँ पे एक चीज है, जो पंचांग है वो ग्रहों की स्थिति बताता है, हमें यहाँ से कैसे दिखाई दे रहा है। हाँ, उसमें फलित जो ज्योतिष की बात अलग है कि जब आप बता दें कि उसका ये फल होगा, वो पार्ट 2 है। लेकिन फर्स्ट पार्ट बिल्कुल साइंटिफिक है, जो जिसे हम पंचांग कहते हैं, जिसमें हमारा प्लेनेटरी पोजीशन किस डिग्री पे है, उसके उसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो हमें बताता है। तो वो काल गणना के लिए, पुराने टाइम में काल गणना के लिए वो इस्तेमाल होता था, क्योंकि उस टाइम घड़ी तो थी नहीं। तो ये एक यूनिवर्सल टाइम हमें पता लगता था पूरे पृथ्वी पे कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, और वो वक्त क्या था। तो उस वजह से आपने देखा होगा कि जन्मपत्री में भी हम लोग यही लिखते हैं। तो बेसिकली वो काल गणना का एक इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, उसमें अब फलित ज्योतिष जुड़ गया है या लोग उसमें विश्वास करते हैं, वो एक अलग बात है, वो उनके मानने ना मानने वाली बात है। लेकिन जो हमारा पंचांग है वो पूरा साइंटिफिक है। जो उसमें प्लेनेटरी पोजीशन, उसमें अगर आप देखें तो उसी के हिसाब से ये जो आज जो बात हो रही है कि अलाइनमेंट हो रहा है, ये उसमें पहले से आपको पता लग सकता है। और नेक्स्ट कब होगा, ये उस साल का, क्योंकि अभी पंचांग हर साल कैलेंडर फॉर्म में रिलीज होता है। तो अगर आज हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर है, उसमें आप डेट डालिए कि ये कब, इस सिचुएशन कब होगी, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट
एक अलाइनमेंट है एक ही तरफ फिर कब होगा, वो आपको बता देगा कि 2040 में होगा, जो कि हम लोग अभी बता ही रहे एग्जैक्टली। हैं कि ये जो रेयर इसीलिए है कि ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता। रेयर का मतलब ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या कुछ नया हो रहा है। ओनली ये कि ये जो टाइम है इसका, क्योंकि ये जो संयोग जो बनेगा जब ये सारे प्लेनेट एक तरफ आ जाएंगे, वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है, बस यही उसकी रेयरिटी है। और हम सारे प्लेनेट को एक साथ हॉराइजन से मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस नज़ारे को जरूर देखें। सूरज छिपने के 40-45 मिनट बाद जहां जिस तरफ सूरज छिपा है, आप देखेंगे कि आपको लाइन से वो जो एक ही तरफ जो है ये 5 स्टार तो बहुत, चार चार प्लेनेट तो बहुत प्रोमिनेंटली दिख जाएंगे। 3 के लिए हो सकता है नेकेड आई से ना दिखे, आपको बाइनोकुलर या टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़े, तो उस नज़ारे को देखिए जरूर। ये अच्छा, पूरी दुनिया में जो एस्ट्रोनॉमर हैं वो इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये सारे एक साथ देखने को मिलेंगे, वो एक विजुअल डिलाइट होगा, मतलब आंखों के लिए एक अद्भुत नजारा होगा, उसे मिस मत करिए। अच्छा, मतलब नेकेड आई से हम देख सकते हैं इसको? हाँ, चार तो हमें दिख जाएंगे। जी। चार, तीन तीन को देखने के लिए शायद थोड़ा हमें, क्योंकि जो यूरेनस और नेपच्यून है और शनि, क्योंकि वो बिल्कुल उसी हॉरिजॉन पे ही होगा उस टाइम पे, तो सूरज की रोशनी में शायद ना दिखाई दे। लेकिन आप किस लोकेशन पे हैं, अगर आप लकी हैं उस लोकेशन पे हैं, लाइट पोल्यूशन कम है, तो शायद आपको दिख भी जाए, शनि भी दिख जाए। बट यूरेनस और नेपच्यून के लिए आपको डेफिनेटली टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपको दिखाई नंगी आंखों से नहीं देगा। ठीक है शिवामित जी, एक कमेंट आपका, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, पंचांग की बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। तो गणना अगर हम लोग ज्योतिष के बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास पहले से ही रिकॉर्ड्स हैं जो पुराने भी हैं। आगे 2040 की बात कर रहे हैं, वहां पे 8 ग्रह ऐसे ही समूह आ रहा है जो एक ही एक्सिस पे आएगा, जहां हम एक तरीके से देख पाएंगे। प्लैनेट्स बेशक अलग है, वहां पे सैटर्न की उपस्थिति नहीं होगी, प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं वहां पे, इसका कोई मेजर प्रभाव नहीं है। और इसको अगर हम लोग दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं ना, 360 डिग्री पे जब हम देखते हैं, तो इसका एक सिग्निफिकेंस ये निकल के आता है। देखिए, अगर हम लोग प्लैनेट्स की बात करें और एक समूह ऑफ प्लैनेट, मेजर प्लैनेट्स जो हम 7 प्लैनेट एक तरफ चले गए, एक डायरेक्शन पे, बेशक कितने भी डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, आधा समूह, जो आधा सेमी सर्कल आपका है, वो थोड़ा एम्प्टी रह जाता है, वहां एनर्जी कम रह जाती है। तो उस हिसाब से अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो इसका प्रभाव व्यक्तिगत तौर पे इंसान पे नहीं आएगा, लेकिन राज्यों पे, देश पे, जो भौगोलिक, जिसको हम मुंडेन में बोलते हैं, किसी राष्ट्र पे, किसी शहर पे इसका प्रभाव जरूर आ सकता है। तो इसका बस यही कहना है मेरा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है सर, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर बीके त्यागी और शिवामित खन्ना जी, साथ में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन ये तय है कि 28 तारीख को, 28 फरवरी को आप एक